नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और हर रोज़ एक नया मुद्दा तो आपके लिए लेकर हम आते ही हैं। लेकिन बात करते हैं चुनाव की। चुनाव का सीज़न भारत में कभी ख़त्म नहीं होता और अब उत्तराखंड में मंगलौर में फिर से बाईपोल है और बाईपोल में कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर भाजपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर गढ़ जो मजबूत पहले कहा जाता था, कभी आजी कभी काजी, यानी कभी बसपा कभी कांग्रेस, यही यहाँ पर उलटफेर चलता रहता है। यहाँ की एक तरीके से डेमोग्राफी को भी समझेंगे, पॉपुलेशन को भी समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी बारीकियाँ हैं। इसलिए ये भाजपा के लिए एक मजबूत लड़ाई है और पूरा दारोमदार पुरजोर तरीके से एक लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा यहाँ पर मौजूद है। आज यहाँ पर केवल राजनीतिक मुद्दे ही नहीं होंगे, यहाँ पर जनता के हर एक मुद्दे की बात की जाएगी। हमारे साथ आज पूर्व सैनिक भी इस पूरे चौपाल में हमारे साथ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सैनिकों का हम सम्मान हमेशा से करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा ही आप लोगों से बात की थी, हम हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाते हैं और राष्ट्र भी हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्रवादी चैनल के तौर पर सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से आपके लिए आवाज़ उठाता है, उठाता रहेगा, हमेशा उठाता रहेगा। क्योंकि अब जब चुनाव बेहद नज़दीक हैं और हर कोई कैंपेनिंग, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जनता के बीच में जाके बात की जा रही है। इसी के ऊपर गणेश जी हमारे साथ, जोशी साहब हमारे साथ हैं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री के तौर पर आप इनको समझ सकते हैं और इनके पोर्टफोलियो में जवानों की डेवलपमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है और कृषि कल्याण भी इनके लिए है। आप यहाँ पर आए, जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आप मंगलौर में काफ़ी समय से यहाँ पर रुके हुए हैं, जनता से आप उनके सवाल पूछ रहे हैं, उनकी परेशानियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी आपकी जो परेशानियां आपने समझी, यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या हैं, उससे आप शुरुआत करिए। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ की, या मैं कहूँ जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, यह स्वास्थ्य सेवा। और आज 25 साल इस राज्य को होने जा रहे हैं, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के नौजवानों को आगे पढ़ाई कर, कॉलेज, इंटर कॉलेज के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अभी तक या तो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रहे या बसपा के विधायक रहे, और उन्होंने जीतने के बाद इस क्षेत्र की चिंता नहीं की। फिर वोटों के समय वायदे करते थे और जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं वो आम जनमानस तक नहीं पहुंची। उदाहरण के लिए, जो 5 लाख तक का फ्री इलाज हमारे प्रदेश में तो सभी इसके लाभ ले रहे हैं, वहाँ से यहाँ के लोग वंचित हैं। कल जब मैं एक सभा में था, 500-700 बहनें वहाँ पर थी, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपके आयुष्मान कार्ड बने हैं, अधिकांश लोगों ने कहा कि हमारे आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। मैं 4 बार से विधायक हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ के लोग मुझे कितना सुनेते हैं, लेकिन हर बार हम इस चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड के कैंप लगने के लिए स्वास्थ्य शिविर हम लगाते रहते हैं और लगातार जनता से हम कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, करतार सिंह भटाना जी, जो 2 बार हरियाणा से और 1 बार उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हैं और जिनकी काम करने की अपनी शैली है। और उन्हें यहाँ की जनता से, देखिए, एक बार गलती से मान लिया कोई विधायक बन गया, आज दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, तो यहाँ के लोग समझ रहे हैं वो विकास कैसे कर पाएंगे। अगर विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, जो विधायक यहाँ से बनेगा। और लोगों का रुझान मैं देख रहा हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक परिवर्तन यहाँ पर होने जाने वाला है और भटाना जी यहाँ से विजयी होने वाले हैं। तो ये आपने जोशी जी को सुना और शुरुआत हमने कर दी। मंच राजनीतिक है, लेकिन मुद्दा जो है, हर मुद्दा जनता से जुड़ा होता है। हमारे साथ पूर्व सैनिक भी हैं और पूर्व सैनिक के साथ हमारे साथ नेता भी हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक छात्रवृत्ति घोटाले की बात जो है वो प्रमुखता से उठाई जा रही है। आप क्योंकि एक युवा नेता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं,
जो हमारे पूर्व सैनिक है, आप पर तो आऊँगा, उसके बाद आऊँगा, लेकिन आपको क्या लगता है करप्शन बड़ा मुद्दा है कि नहीं, और साथ ही साथ धर्म बड़ा मुद्दा है कि नहीं? यहाँ पर अगर वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो किस आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है, इसके बारे में जानकारी। ये माइक लीजिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा सुदर्शन न्यूज़ का, और आपको बधाई भी देना चाहूँगा क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप लोगों ने जो रिपोर्ट ली है, देखिए पिछले 20 वर्षों में यहाँ जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि या तो बसपा के विधायक रहे या कांग्रेस के विधायक रहे, जाहिर तौर पे यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का अभी तक यहाँ विधायक नहीं बन पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना होने के कारण जो जातिगत के आधार पर यहाँ डेवलपमेंट होना था या कोई अन्य मामला होना था, वो डिग्री कॉलेज का है, वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। और रही जहाँ तक ये डिग्री कॉलेज में भ्रष्टाचार की बातचीत है, ये तो जग जाहिर है कि जो विपक्ष वाले विधायक थे उन्होंने किस प्रकार से जो छात्रों को स्कॉलरशिप मिली थी उसमें धांधलेबाजी की। और आज चूँकि हमारे बीच में स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर श्री गणेश जोशी जी हैं, मैं आप सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को भी और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर विधायक पार्टी का ना होने की वजह से हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया तो किसानों के लिए एक बड़ी सौगात माननीय मंत्री जी ने दी, और वो ये दी, मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी ने 15 करोड़ की राशि से जो कृषि उत्पादन मंडी समिति मंगलौर है उसमें कोल्ड स्टोरेज बनवाने का कार्य किया है, जिससे जो हमारे छोटे किसान हैं जो छोटी फसल को उगाते हैं, आलू की, दलहन की और इनकी, वो निःशुल्क किसानों के लिए होगा। तो जिससे हमारे जो छोटे किसान हैं वो कोल्ड स्टोरेज में अपनी फसल को रख सकेंगे और वाजिब दाम उन्हें उचित समय पर आने के पर मिल सकेगा। ऐसा हमारा स्टेट मिनिस्टर्स ने नाबार्ड के माध्यम से 15 करोड़ की राशि से ये स्वीकृत करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये तो आपने उठाया, लेकिन छात्रवृत्ति का भी सवाल था हमारा। हाँ, सैनिक कल्याण पे, चलिए वो प्रश्न पे आऊँगा, लेकिन मंत्री जी आपको जाना तो है ही, लेकिन आपका समय कीमती है। ये आप सैनिक कल्याण के ऊपर अगर आप बोलना चाहें कि क्या आप ये माइक ले सकते हैं? हाँ। सौभाग्य से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक सैनिक का बेटा है, और सैनिक कल्याण मंत्री मेरे पिताजी फौज में, मेरे परिवार के 8 लोग फौज में, मैं खुद फौज में था। मुझे ये विभाग माननीय धामी जी ने दिया है, और आज सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सैनिकों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में 92 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हमने 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आए। हम 28 पवित्र नदियों का जल हम लेकर आए, और उसको हमने अमर जवान ज्योति के नीचे पर हमने प्रस्थापित किया। उसमें देश के सीजीएस जनरल चौहान, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर हमारे गुरमीत सिंह जी, और मैं स्वयं, और वीर नारियां उसमें थी। और जब हम ये कार्यक्रम हो रहा था तो कई बहनें मुझसे चिपड़ कर रोने लग गई कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई को, हमारे पति को ये सम्मान मिलेगा। ये काम हमारी सरकार ने किया। वहीं धामी सरकार ने जो एक फैसला लिया है, देखिए आज इतिहास उलट कर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, पुलवामा हो, गलवान हो, कोई ना कोई हमारा जवान उसमें शहीद होता है। और जब कोई शहीद हो जाता है तो कुछ दिन तक तो लोग उसके घर में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक हमने 26 लोगों को इसके माध्यम से सरकारी सेवा में नौकरी दी है। हमने सेकंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन जो 60 साल से 4,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर हमने 10,000 कर दिया है। हमारे जो वीरता पदक हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल, इन सब की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने जो हमारे डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। और लगातार
हमने कहा कि जो जिस गांव का शहीद होगा उसके परिवार की मांग के अनुसार वहाँ की सड़कों के नाम, वहाँ की स्कूलों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे, उनके नाम पर द्वार बनाए जाएंगे। ये काम हमारी सरकार कर रही है। जो बच्चे हमारे सेना में जाने चाहते हैं फौजियों के, उनके लिए 1 लाख रुपया कोचिंग के लिए हमारी सरकार देती है, क्योंकि एक परंपरा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, फौजी का बेटा फौज में जाना चाहता है। वहीं अपने जो हमारे जवान के रूप में भर्ती होना चाहते हैं उनको पीरियड ट्रेनिंग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जो जवान रिटायर होकर आते हैं उनके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग हमारी सरकार दे रही है ताकि वो रोजगार कर सकें। तो लगातार सैनिकों के कल्याण में हमारी सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि आज अगर हमारी पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं तो हमारे पूर्व सैनिक परिवारों का और सैनिक परिवारों का बहुत बड़ा योगदान उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, सैनिकों का योगदान और उनके परिवारों का योगदान तो बिल्कुल है ही। और आपने मुद्दे उठाए और कसाब का जिक्र भी किया। हम यही बात करते हैं कि देखिए, कसाब की अगर जब बात की जाती है तो किस ढंग से वो आया था, हाथ में कलावा बांध के। ये भी आपको याद, छलावे से हमें हमेशा बच के रहना है और भाईचारे के नाम पे चारा नहीं बन जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, ये तो मुद्दे मंत्री जी आपने कई प्रश्न हमारे पास रखे। एक छात्रवृत्ति का प्रश्न जो है, अगर मैं एक बार फिर से छात्रवृत्ति का पूछना चाहूँगा। आप यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल राजनीति आप जानते हैं जी किसानों के मुद्दे बिल्कुल हैं जी हमारे सैनिक परिवारों के मुद्दे बिल्कुल बनते हैं, लेकिन युवाओं की बात, आप एक युवा और छात्रवृत्ति का मुद्दा, करप्शन के चार्जेस, एक घोटाला होता है। आपके द्वारा क्या किया गया, आपकी पार्टी के द्वारा क्या किया गया और इस बाईपोल में वो कितना बड़ा मुद्दा बन सकता था, बन सकता है या बनाया जा रहा है? देखिए, धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़। आप ऐसे ज़मीनी स्तर पर जो अपना चला रहे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, जब बात युवाओं की आती है तो जो युवाओं के घोटाले इन लोगों ने किए, कांग्रेस के जो आजकल प्रत्याशी है इन्होंने किए, तो ये घोटाले बहुत बड़े हैं। ये कहीं ना कहीं चोरों की कैटेगरी में इन्हें डालते हैं। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना जी को अपना विधायक युवाओं ने मान लिया है। तो जब युवा मान लेते हैं तो ठान लेते हैं। अभी हमारा युवा का एक कार्यक्रम था यहीं पे लिब्बा रेड्डी के गेट पे ही मंगलौर में, इतना जी तोड़, उसमें 7,000 युवा लगभग अपने आप में एक ही विधानसभा से उठ कर आना, जहाँ एक मेरा ये कहना है कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं छात्रों को? ये मुद्दा आप उठा रहे हैं, छात्रों बिल्कुल को संदेश हमारी ओर से यह है कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार से कहीं ना कहीं मंगलौर जुड़ेगा तो निश्चित लोगों की जो छात्रवृत्ति है, लोगों के जो सपने हैं, युवाओं के जो सपने हैं वे पूरे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में करतार सिंह भड़ाना जी विधायक अपने आप में ये युवाओं के सब प्राथमिकता पर पूरे किए जाएंगे। धन्यवाद। तो आप मुद्दा उठाएंगे छात्रों का और करप्शन का भी, लेकिन आप चलिए पूर्व सैनिकों के पास भी मैं आता हूं आपसे। चलिए, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे ये पूछूं। पूर्व सैनिक तो हैं, आपने देश के लिए जो जिम्मेदारी थी आप लोगों ने वो निभाई। अब इसमें, इस राजनीतिक माहौल में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं मंगलौर के परिप्रेक्ष्य में, आप वो समझाइए कि आपके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आप सैनिक भी हैं और किसान भी यहाँ पर बहुत हैं कि भाई जय जवान और जय किसान का नारा ही तो भारत का सबसे प्रमुख नारे में से एक है। इस बार मंगलौर के क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा, उनकी उन्नति, क्या ये एक मुद्दा है? क्या यहाँ पर जातिगत आधार पर वोटिंग करना, मज़हब के आधार पर वोटिंग करना, ये एक मुद्दा है? क्या ये एक परेशानी का कारण है कि नहीं? मैं ये मानता हूँ कि मंगलौर में जो विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ सा गया है। यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं, कोई भी किसी भी धर्म का कोई विकास नहीं हो पाया है, चाहे वो युवाओं के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो। महिलाओं सब रोजगार की कोई योजना नहीं आ पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नारी सुरक्षा नहीं है। और जो बुजुर्गों के प्रति जो हर एक जो धर्म को धर्मनिरपेक्ष मानते हुए प्रत्येक को, चाहे वो किसी प्रकार की पेंशन हो रही हो, क्या खाली एक समुदाय विशेष को खाली पेंशन मिल रही हो या योजनाओं को लाभ मिल रहा हो, तो ये अनुचित है। और जिस प्रकार से भड़ाना जी आए हैं तो ऐसा लग रहा है, महिलाओं को लग रहा है जैसे उनका भाई आ गया हो, युवाओं को लग रहा है उनका भाई आ गया हो, बुजुर्गों को लग रहा है उनका बेटा आ गया हो। तो मेरा ये मानना है, आने वाले जो चुनाव हैं तो सभी धर्म के लोगों का, सभी समुदाय के लोगों का, सबको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया कि जिस प्रकार से सैनिक कल्याण की ओर वो कार्य कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार जिस प्रकार से भी कार्य कर रही है, मेरा ये मानना है कि आने वाले चुनावों में सभी का समर्थन भाजपा प्रत्याशी
बढ़ाना जी को रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने ये बात की। लेकिन वही मैं कहूँगा, मुख्य मुद्दा ये है कि जो टक्कर है बहुत कड़ी है, ये आप पैटर्न को कैसे बदल लोगे? जो हो रहा है, चलता आ रहा है, उसको बदलाव अगर करना है, मैं चाहूँगा इस पर कोई आप जवाब दें। आप इस पर जवाब दे सकते हैं। आपसे ये प्रश्न लिया जाए, इस पैटर्न को कैसे बदलेंगे? हाजी काजी ये जो पूरा चल रहा है पैटर्न, इसको आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे? अगर ये मज़हब के आधार पर वोटिंग नहीं हो रही है तो आप जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? और टक्कर दे के आप बदाना जी अगर मैदान पर उतरे हैं तो वो कैसे टैकल करेंगे इन दोनों को? देखो, लोगों को मज़हब के आधार पर उनको समझाना पड़ेगा कि आपने मज़हब के आधार पर वोट दे करके बहुत साल देख लिए हैं और आपने विधायक भी बनाया है, फिर भी आपका क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ कमी है जो कि वोट देने वालों में और विकास करने वाले में। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र का विकास करते हैं तो विकास चाहते हैं तो विकास के नाम पर ही वोट देना पड़ेगा, जातिगत और राजनीति को छोड़ पर कर। कैसे, पर ये धरातल पे सत्य होता है क्या कि लोग केवल विकास देखते हैं और जाति धर्म इसको भूल जाते हैं? हम तो जाति को देखिए हम नहीं मानते, हम कहते हैं सभी हिंदू एक हैं, इनमें जातियों का क्या करोगे आप? ठीक है, तो विकास के नाम पर ही वोट देना पड़ेगा कि हमें अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जितना भी हमारी विधानसभा है उसका विकास करें, उसी आधार पर हम अपना वोट दें। और बीजेपी को वोट देने का एक फ़ायदा यही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में भी है और केंद्र में भी है। जितनी भी छोटी योजनाएं हैं वो राज्य सरकार से ली जा सकती हैं और जितनी बड़ी योजनाएं हैं वो केंद्र की सरकार से आसानी से ली जा सकती है, क्योंकि हमारा सांसद भी हमारा है, विधायक भी जब अपना होगा तो उस क्षेत्र में विकास की गंगा निश्चित बहेगी। ये जनता को सुनिश्चित करना है कि हमें इस बार सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट देना है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं विकास के नाम पर यहाँ पर वोट देना है। एक डबल इंजन की सरकार की इन्होंने बात कही है, डबल इंजन सरकार की जो ये बात कह रहे हैं, जब केंद्र में सरकार अगर एक पार्टी की होती है, राज्य में एक पार्टी की होती है, तो सत्ता एक ही, आप समझ लीजिए कि दोनों का डबल इंजन कह दिया गया। लेकिन अगर आप मंगलौर की बात करें तो क्या केंद्र की, राज्य की जो लाभकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती? क्योंकि आपको उन लोगों को भी समझाना है कि भाई अगर एक सरकार एक ही रहेगी टॉप टू बॉटम तो लाभ आपको ही होगा। सरकार ने कई काम किए, कई नीतियां करी, चाहे घर बनवाना हो, चाहे राशन पहुंचाना हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना हो, आधार से लिंक कराना हो, जनता तक वो पहुंच भी रही होंगी सुविधाएं, फिर भी अगर वोट नहीं तब्दील होता मंगलौर में तो क्या कारण रहेगा? और क्या आप कैसे संदेश देंगे जनता को कि आपके लाभ के लिए ही हम कर रहे हैं? देखिएगा, मेरा मानना थोड़ा इसमें अलग है। मैं स्थानीय विधायक को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का जो खाका खींचना होता है, स्थानीय ज़रूरतें सरकार तक पहुँचाने का काम होता है, वो स्थानीय जनप्रतिनिधि का होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को जो निभाता है वो ही एक अच्छा जनप्रतिनिधि कहलाता है। मंगलौर के केस में थोड़ी सी चीज़ें अलग हुई हैं। यहाँ जब से उत्तराखंड आज़ाद हुआ है, मतलब उत्तराखंड का गठन हुआ है, तभी से विपक्ष के विधायक यहाँ चुनते हुए आए हैं और उन्होंने जितना काम करना चाहिए था, मुझे लगता है उतना काम हो नहीं पाया है। स्थिति चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिएगा, चाहे आप रोजगार के क्षेत्र में ले लीजिएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर ले लीजिएगा, चाहे आप सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की बातें, स्वाभाविक है योजनाएं प्रशासन के आधार पर जो एग्जीक्यूट की जाती हैं, लेकिन उसमें स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है। जनता को स्थानीय जो उनकी ज़रूरतें हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाना और सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना, ये एक माध्यम होता है। स्थानीय विधायक की एक जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा मानना है कि अभी तक जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अगर जनता इस बार यहाँ बदलाव करती है, जिस तरह से हमने एक नीति बनाई है, संगठन ने एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अगर चुन करके जाता है सदन में, तो निश्चित तौर पर मंगलौर का डेवलपमेंट बिल्कुल 100% होगा। पूरा हमें भरोसा है, विश्वास है। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं, ठीक है आप इनसे सवाल ले लेते हैं, एक बार इसको साइलेंट कर लेते हैं। आपसे अगर मेरा ये प्रश्न है कि भाई सरकार जब बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है, चाहे राशन वो वितरित करती है, चाहे घर बनाती है, तो उसमें ना कोई धर्म देखा जाता है, ना कोई मज़हब देखा जाता है, ना जाति बताई जाती है। लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं, वोटिंग आती है,
तो ऑपोजिशन जो है वो खास तौर पर इन्हीं मुद्दों को भुनाने का प्रयास करती है और कहती नहीं ये जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है, ये मज़हब के पैटर्न पर वो वोट करने वाले होते हैं, हिंदू हिंसक तक के जैसे जो भाषण है वो राहुल गांधी जी की तरफ से वहाँ पर वो सब कुछ आ गया है, उसका विरोध इस वक्त हो रहा है। लेकिन जब सरकार अगर कोई बेनिफिट दे रही है वो तो ये बिना सोचे दे रही है, जनता को मिल भी रहे हैं, फिर भी अगर वो वोट में तब्दील ना हो तो कहाँ पर लैग है, कहाँ पर परेशानी है? देखिए अभी भाई साहब ने बताया जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा मामला अलग है। यहाँ पर जो है मोहम्मडन जो है वो 50 और लगभग जो हिंदू हैं 50 है। जैसे आपने बताया अभी जो हमारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, वो लगभग जो है दोनों को हर आदमी को मिल रही है। हमने कभी हमारी पार्टी कभी भेदभाव तो करती नहीं, भाई ये मुसलमान है, दूसरी बरादरी का या हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब की बार जो अभी जो हम क्षेत्र में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो सब हर जाति के लोग हमें मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हमने जो मकान दिए उनको, गैस वगैरह काफ़ी फैसिलिटी जो सरकार से आई वो उनको ऐसी बात नहीं है। अब की बार लोगों का झुकाव हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो हमने सुविधा उनको दी है। तो काफ़ी ये भी बात नहीं है कि पहले क्या था, धर्म में लोग बट रहे थे, भाई जो है ये मोहम्मडन का है, वो जो ये 2 काजी हाजी हमारे यहाँ रहते थे हमेशा, वो जनता को बरगलाते थे। तो ऐसा नहीं है, जनता समझ चुकी है। तो आपको लगता है अभी भी बरगला रहे हैं ये लोग? नहीं बरकरार है, लेकिन जनता उनके बेगाह में नहीं आ रही है। इस बार जो है करतार सिंह भड़ाना हमारे यहाँ से जो है भारी ऑटो से जीत के जा रहे हैं। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि आप बाहर के हैं, ये फलाना यहाँ का है, फलाना वहाँ का है, ये बाहरी है। देखो ये तो मुद्दा कोई हम तो नहीं उठा, हम तो कहते हैं सारे देश एक नहीं, वो तो जो है अब एक बात बताइए, वो तो जो है हमारे नेता कोई कहाँ से लड़ता है, पूरे हिंदुस्तान तो हमारा एक ही है ना। वो कहीं से भी लड़ सकता है, आज़ादी है, कोई कहीं से जाकर लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कोई मुद्दा है ये भाई जो है ये बाहर के हैं फलाना है टिकट, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ सबको एक ही बात है, भाई ये कमल का फूल है, हमारा कमल का फूल। हमें जो सरकार केंद्र में हमारी है, उत्तराखंड में हमारी है, और मंगलौर के अंदर भी हमारा विधायक बना तो सरकार यहाँ भी हमारी होगी ना। तो ये तीनों जब मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जो अभी जो विधायक पहले रहे जिन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया, जो अछूते रहे उससे, तो वो हमारा विकास आराम से हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, आप कह रहे हैं विकास हो जाएगा। अब चलिए सैनिकों के मुद्दे भी उठा लेते हैं, और एक बार पहले सैनिकों के मुद्दे हम उठा लेते हैं। आप भी काफ़ी समय से यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपसे पूछूं, एक पूर्व सैनिक भी हैं, एक बुजुर्ग भी हैं, आपने मंगलौर का एक बहुत लंबा समय यहाँ पर देखा होगा, उन्नति भी देखी होगी और परेशानियाँ भी आप जानते होंगे। एक सैनिक होने के नाते आप क्या समझते हैं, एक सैनिक का कितना बड़ा दायित्व है कि भाई आप वहाँ तो जवान हैं ही, आप डट के आपने लड़ाई लड़ी, गोलियाँ भी खाई, देश के लिए आपने बलिदान भी दिए कईयों ने, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या उन्नति उसी लेवल पर हो रही है जिस तरीके से एक डेडिकेशन के साथ एक जवान जब सब कुछ छोड़ के जाता है, परिवार अपना जो छोड़ के जाता है, कहता है कि यहाँ पे उन्नति होगी तो सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि ये जो बदलाव नहीं हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर जो हाजी काजी इस तरीके से यहाँ पर बदलाव यही देखने को मिला, वो कभी किसी और पार्टी में नहीं जा रहा है, केवल बसपा कांग्रेस तक ही रह गया, वो भी एक ही नेता अगर उधर उधर चले जाए, आपको क्या लगता है बदलाव की आवश्यकता कितनी है, और बदलाव होगा तो होगा कैसे, और इस बार के लिए? देखिए यहाँ पर जब से उत्तराखंड सरकार का गठन हुआ है, उत्तराखंड का गठन हुआ है, तब से हमारा कोई विधायक नहीं बना है, और विधायक हमेशा विपक्ष का ही बना है, चाहे काजी बना चाहे हाजी बना। इन्होंने यहाँ पर मूलभूत सुविधा कोई योजना नहीं चलाई और अपने तक ही सीमित योजना रखी। सब जो योजना सरकार की आ रही हैं, जैसे गैस उज्ज्वला योजना और राशन वितरण, ये सभी योजना केंद्र सरकार की है, ये तो सब मिल रही है इनको, लेकिन यहाँ पे ये मूलभूत योजना नहीं दे। जैसे हॉस्पिटल होगा, डिग्री कॉलेज होगा, और कोई भी सड़कें हैं, तो ये नहीं बनवा पाते बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ये विपक्ष का ही विधायक बना है। और अब की बार लोगों का रुझान हम देख रहे हैं, हमारी भी बूथों की जवाबदारी है, पुरुष सैनिकों की बहुत ज़्यादा, उलेडा, कुआहेडी और ये खेड़ा जट और नाशन कला, इसमें सभी लोगों का रुझान भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी के पक्ष में है, क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ, ये काजी हाजी कुछ नहीं कर पाई यहाँ पे, बिल्कुल भी कर नहीं पाई, या फिर करा नहीं किया नहीं, बिल्कुल भी। कर सकते थे अगर सेंट्रल की राज्य की फैसिलिटी आ सकती थी, क्योंकि सरकार तो निधि सब विधायकों को देती है, लेकिन यहाँ कराई नहीं। क्या कारण रहा, क्यों नहीं किया? हमेशा विपक्ष का रहे, ताकि ये हम ही बनते रहें और सत्ता पक्ष आप कह रहे हैं कि वंचित रखा गया, जानबूझ के लाभ से वंचित रखा गया यहाँ की जनता को। ठीक है, आप कह रहे हैं लाभ से वंचित रखा गया। एक आपसे, और मैं दोबारा आऊँगा सभी के पास, लेकिन मुख्य मुद्दे आपके भी कुछ मुद्दे हैं, आप बताइए एक युवा होने के नाते, पहले आपका मुद्दा क्या है?
छात्रवृत्ति का, करप्शन का तो मैंने यहाँ पर जो मुद्दा था वो उठा ही लिया। और सुदर्शन न्यूज़ भी प्रमुखता से काफ़ी समय से यहाँ से जुड़ा है। अमित चौहान हमारे जो हैं वो काफ़ी समय से जुड़े हैं। बूचड़ खाने का मामला और स्लॉटर हाउस का, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक तरीके से कुछ हो ही जाता उनके साथ, लेकिन वो वहाँ पर डटे रहे। अब आप बताइए, एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते भी आप समझें तो आपके मुद्दे क्या हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है मंगलौर में और क्या मूड है जनता का? पहले तो भाई साहब मेरी जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मेरे भाषण सुनने के लिए माइक दिया। आपने बार बार कहा सैनिक मुद्दा, मैं सैनिक मुद्दे पे कहना चाह रहा हूँ। अभी हमारे 2022 में एक गांव पड़ता है मुरलाना, उसमें एक अमित नाम का हमारा जवान था जो बॉर्डर पर शहीद हो गया था। उसका दायित्व बैठता है कि उसकी विधानसभा का जो विधायक होगा प्रोटोकॉल के तहत वो आएगा और सम्मान सलूट दे जाएगा। लेकिन हमारे काजी निजामुद्दीन जी उस टाइम विधायक थे, वे नहीं आए। तो बताइए मुझे आप, सैनिक मुद्दे पे जो हमारे एक शहीद हो गए जवान, उसके घर नहीं आए तो क्या विधायक है? आप बताइए चीज़ मुझे। दूसरी चीज़, मेरा मुद्दा है क्या जाम। आज आप दिल्ली से चलिए और देहरादून तक जाइए, टाइम हमारे सिर्फ दिनेश पंवार जी विधायक थे जो इस बार हार चुके थे पिछले योजना में, मैं गए थे, उन्होंने सम्मान दिया, सारा काम किया। आज आप दिल्ली से चलिए और देहरादून तक जाइए, कहीं आपको जाम नहीं मिलने का। लेकिन एक कस्बा मंगलौर ऐसा है कि इतना टाइम आपको रास्ते में लगने का जितना आपको मंगलौर में लग जाएगा। इससे इतने परेशान हैं लोग। आप जाके देखो फिजिकली, कभी बहुत बुरी स्थिति है। हमारा गांव पड़ता है एक मुरलाना, सिकंदरपुर, आमखेड़ी, घोस्तीपरा। कभी भी उस गांव को अगर रुड़की जाना है तो पूरा आधा घंटा मंगलौर क्रॉस करने के लिए लगता है, जो कि 5 ही मिनट का रास्ता है। ठीक है, मंगलौर क्रॉस करने के लिए। लेकिन उन्हें क्या चाहिए? एक बाईपास। बाईपास के लिए लड़ते लड़ते उनको 20 साल हो गए, लेकिन आज तक नहीं मिला। इस बार हमारे विधायक करतार सिंह भड़ाना जी ने जो वादा किया है कि बाईपास हम देंगे, गवर्नमेंट दे ना दे, लेकिन हम अपने पैसे से आपको बाईपास देंगे। तो बाईपास का आपको मुद्दा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सड़कें पूरे देश में बन रही हैं, जाम की जो समस्या है वो पूरे देश से हल हो रही है। जी जी, लंबी लंबी सड़कें जो है लंबी सड़कें तेज, इस सरकार से ज़्यादा तेज सड़कें कभी बनी नहीं थी नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, अगर मैं कहूँ इंफ्रावर्ड। यहाँ पर क्यों रुक गई? मतलब सड़क जो डल रही है वो यहाँ पर आके क्या रुक जाती है क्या? आप एक तानाशाही शासक होता है, किसकी वजह से? राजशाही आप ही कह रहे हैं राजशाही चल रही है, राजशाही चल रही है। कैसे कैसे? एक परिवार से गेंद दूसरे परिवार में फकेल दी जाएगी और एक दूसरे परिवार से एक उसी परिवार में गेंद। तीसरा लोकतंत्र की एक हत्या है इसी तरीके से जो इन्होंने की, क्योंकि कारण है एक राजशाही। तीसरे का नंबर नहीं, एक राजा के यहाँ होता था राजा का लड़का राजा, इनके यहाँ विधायक का लड़का विधायक। अच्छा, तो ये तो संविधान नहीं ना, ये लोकतंत्र ही ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है, देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी तो चला रही। ऐसा थोड़ा ही हो, लोकतंत्र में सबका हक है। कल को मेरे भी बच्चे बन सके, मैं भी बन सकूं, भाई भी बन सके, ये जितने भी मेरे लोग बट्टे हैं इनका किसी का भी नंबर आ सका है, या एक केवल इन्होंने। लेकिन इस बार मंगलौर में परिवर्तन की लहर है और मंगलौर खुद से इनसे आज़ादी चाह रहा है। मंगलौर कहीं ना कहीं अपने आप को अभागा नहीं, पर अगर मजहब की राजनीति होगी तो वो आज़ादी कैसे मिलेगी? क्या उस समाज से भी एक संदेश आ रहा है कि नहीं हमें और नहीं चाहिए? ऐसा कोई संदेश आप वहाँ से भी देख रहे हैं? नहीं, हाँ, उन समाज के जो लोग हैं वे भी त्रस्त है। इस बार मंगलौर से भी हमें लोकसभा में की अगर गिनती की जाए तो मंगलौर से भी हमें वोट मिला इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम। और अब मंगलौर में ही खुद मंगलौर ही चाह रहा परिवर्तन हो, क्योंकि वे भी उनसे त्रस्त है। जो ये चौकी थाने की राजनीति है ये इस बार बंद कर दी जाएगी। और चौकी थाने की राजनीति क्या? फिर से खुल के बोलिए। चौकी थाने की जो राजनीति ये कर रहे थे अब तक। अच्छा। दोनों परिवार अब तक ये वही कर रहे थे, लोगों से पैसे लेते और उनके काम नहीं होते। खुद मेरे एक जानकार में नाम तो बताने का नहीं, उनसे इन्होंने कृषि कार्ड के नाम पर जिला सहकारी बैंक में ऋण माफ कराने की, मतलब ऋण चुकता कराने की वजह से 1.25 लाख रुपए उन्होंने उससे वसूल लिए। लेकिन जब 2 साल बाद उसका नोटिस आया उस पर, तो उसे पता लग गया अगर नहीं, फिर उसने हरिद्वार जाकर वो पैसा भरा। तो ये लोग ऐसे हैं। अच्छा, तो आपने करप्शन का मुद्दा उठाया, बदलाव का मुद्दा उठाया। बदलाव की अगर आपसे मैं पूछूं, बदलाव का आप में से कौन जिसको मौका नहीं मिला, आप बोलिए। बदलाव अगर आएगा उसकी गारंटी क्या है? ग्राउंड पर आपके द्वारा काम कितना किया जा रहा है? क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता ही एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वो मजबूती से बूथ लेवल पर, और भाजपा का एक स्ट्रक्चर रहा है बड़ा अच्छा, पन्ना प्रमुख तक की बात अगर की जाए, आपको क्या लगता है बूथ लेवल पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस बार बदलाव आएगा, ये कह रहे हैं बदलाव आएगा, वो कह रहे हैं बदलाव आएगा, क्या वाकई बदलाव आएगा? और क्यों वोट करे जनता भाजपा को, अगर भाजपा को या भाजपा के पक्ष रख रहे हैं तो? बदलाव लाने के लिए हमको जो है धरातल पर उतरना पड़ेगा और उस पन्ना प्रमुख तक लेकर के और ऊपर लेवल तक
सभी को मिलकर एक साथ कार्य करने पड़ेंगे। वोट बूथ पन्ना प्रमुख अहम है। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी हर घर में घर घर जा कर के वोटों को जागरूक करना और बूथ अध्यक्ष के साथ मिलकर वोट डलवाना। जब तक नीचे लेवल नहीं सुधरेगा ऊपर तक हम कामयाब नहीं हो सकते। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल पर पूरा कार्य किया है। सड़कों का जाल देखो, रेलवे नेट देखो, पूरा काम जितना किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतना काम किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किया, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, आप में से जो कोई बोलना चाहे, लेकिन प्रमुख तौर पे आपके, बिल्कुल लीजिए, कौन आप में से अपनी बात को रखिएगा और ये बताइएगा कि यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और शिक्षा का मुद्दा, क्योंकि आपने अपना जीवन बिताया, सेवा करी, पर अब आपके बच्चों के भविष्य के बारे में तो आप सोचते होंगे। अगर मंगलौर में रहना है तो क्या उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके के कॉलेजेस, उस तरीके की पढ़ाई लिखाई, उस तरीके का वातावरण यहाँ बच्चों के लिए मौजूद है कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ सकें, या फिर यहाँ पर राजनीति ही हुई है? देखिए, आपने मुझसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि महिलाओं का और शिक्षा के विषय में। ये सरकार के विषय है, सरकार को इस पे ध्यान देना है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमी है और कहाँ पे जो है किस क्षेत्र में आपको काम करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो चैनल है ये सुदर्शन चैनल है और ये एक हिंदू चैनल है, और इस चैनल पे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आज तक हमें जन एक झुंझुना पकड़ाया गया है धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता जिसने शुरू किया था कांग्रेस ने किया था, और उसका सबसे बड़ा उल्लंघन भी कांग्रेस कर रही है। वो खुलेआम जो है अपने को जो है मुस्लिम पार्टी साबित कर रही है और हिंदुओं का अपमान कर रही है, और वो भी जो है सबसे बड़े हमारा जो संस्थान है लोकसभा, उसमें उनका जो है नेता प्रतिपक्ष कर रहा है। क्या ये राजनीति हमारे लिए जागने का समय नहीं है? हम हिंदू जो है बट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारी आगे की जनरेशन के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि अब आपके घरों पे अली बाबा 40 चोर की तरह निशान लगेंगे और आपको एक एक करके आपको एलिमिनेट किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी हिंदुओं के लिए एक साथ आने का समय है, जागने का समय है। आइए, नहीं तो एक दिन आप जो है बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। हिंदुओं की चेतना को जगाने के लिए, उनके मन को जगाने के लिए महत्वपूर्ण बात करी, और हम तो हर बार ये प्रश्न जो है रखते ही हैं हिंदुओं का और उस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन अब हिंदू होना और इसमें एक राजनीति, आप युवा हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े ही हो जाएं, आप मेरे साथ ही आएँ, आप अपने प्रश्न रखें। जैसा कि अब इन्होंने बोला है कि अली बाबा 40 चोर वाला हाल जो है, आप सभी के साथ भी आ जाएं, आप आ सकते हैं। अली बाबा 40 चोर वाला हार यहाँ पर हो जाएगा, हिंदू यहाँ पर खतरे में। क्या वाकई हिंदू खतरे में आपको नजर आता है? यहाँ पर है मंगलौर के अंदर? हाँ, देखिए, मंगलौर के अंदर जो हाल है हिंदू खतरे में, तो इस वजह से आप इन्हें अपने आप को लगता है। विधायक जब, अब तक मैंने बताई थी ना बात अभी पहले, एक पाले से दूसरे गेंद में फेंक दी, दूसरे से पहले में फेंक दी, उसी में, तो इस वजह से थोड़ा हिंदू हिचकिचाता है इनके यहाँ काम। एक बुजुर्ग मिले मुझे भी, मैं भी अपनी पार्टी का वो कर रहा था प्रचार, तो एक बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने बताया कि इसने मेज पर पैर रख रखे ऐसे, और इन्होंने कहा कि आप लोग, इन्होंने सीधे सीधे से कहा आप लोग हिंदू है तो, और पैर उसकी साइड को रखे, तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं का सपोर्ट है। एक खुलासा किया आपने कि भाई ये धर्म देख के, मजहब देख के हाँ, यहाँ पर फैसले लिए जाएं। मुझे उन्होंने बताई मुझे बात या, और ले जाकर उन्होंने कहा हमारे साथ में तो ऐसा भी हुआ, तो तब से उन्होंने शायद वोट भी नहीं डाली, और इस बार पहली बार में अपनी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, क्योंकि उनका मन ये था, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को ये लगता था भाई 18,000 रहे, 14,000 रहे, 15,000 रहे, 16,000 रहे, लेकिन इस बार मंगलौर की जनता ने, खुद ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी, जिन्हें विकास चाहिए, जो विकास के रास्ते से जुड़ेंगे, तो उन्होंने भी मन बना लिया कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लेकर आ रहे, और अच्छी खासी ताबड़तोड़ जीत होगी। ठीक है, एक ये मुद्दा, एक महत्वपूर्ण बात ये कि भाई लोकसभा में विजय हुई है, उत्तराखंड के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर टोटल देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन उत्तराखंड के हिसाब से वो कन्वर्ट कहा जाता है कि भाई जब भी बाईपोल होते हैं तो जो सरकार है उसी को यहाँ पर लाभ मिलता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का आपने बाईपोल देखा होगा, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ था, जबकि वहाँ पर भी समीकरण अलग थे। अगर वहाँ पर भी आपने देखा, मंगलौर में भी वैसा जादू चलेगा क्या कि बाईपोल में आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आपको लगता है टक्कर कितनी होगी और जीत कितनी होगी?
सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग फील्ड में हैं और आज जनता ने मन बना लिया है कि जो पहले से चला आ रहा है हाजी और काजी, इसको हम बदली कर देंगे। क्यों, हम लोगों ने घर घर अलख जगाया है, लोगों का मन देखा है और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, नेता हैं, तो उन्होंने भी पूरा जोर दिया है इस बात पे और पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और यहाँ की जो जनता है, जनता का जो हम रुख देख रहे हैं, वो जनता बदलाव लाना चाहती है और बदलाव आएगा। मुस्लिम समाज भी देगा मुस्लिम वोट। समाज, क्योंकि जब राशन गया तो मुसलमानों को भी गया, घर बने तो उनके बने, और ये देखा गया है कि भाई उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है क्योंकि उन्होंने सरकारी योजनाओं का बहुत लाभ उठाया है और दिया भाजपा ने, अगर देखा जाए तो। देखिए, मुस्लिम समाज में लोग पहले से जागरूक हो गए हैं। अब उनको 18 बच्चे शायद नहीं चाहिए, अब वो शिक्षा की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिए हैं और उस नाते उन लोगों को लग रहा है कि भाई अब यहाँ बदलाव आना चाहिए। हाजी का और काजी को छोड़कर किसी तीसरे को बीजेपी की तरफ उनका रुख दिखाई देता है। ठीक है, आप भी कुछ अपनी राय रखना चाहते थे। युवाओं के सारे मुद्दे, महिलाओं की उन्होंने पूछा, उन्होंने सुरक्षा का भी उठाया, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। कितनी चेतना जागी है, कितना धरातल पे काम हो रहा है? देखिए भाई साहब, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से। आपके पास 2.5 साल अच्छे लगे तो रखियो, नहीं तो अजी काजी फिर अपनाइयो। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। इस बार हटाओ, विकास कार्य दमदार होगा आप लोगों का। और कावड़ यात्रा आ रही, ऐसा विधायक बनाओ जो हरिद्वार जाओ, जल्ले का हो और कंधे पर रखा आपके साथ चले। अब का ऐसा ना बनाओ कि जो मंगलोर आऊँ वहाँ कुछ ना मिले। तो आपका हिंदू जगाओ और विधायक बनाओ। जागेगा हिंदू, हिंदू जाग रहा, नव युवा जाग रहा। आपका 70,000 के आसपास हिंदू है, ऐसा नहीं है। हिंदू जाग रहा और भारी भरकम वोट लेकर आ रहा और मुसलमान भी वोट देंगे। इनके घरों से वोट लेकर आएंगे इस बार हम। ठीक है, और रही बात उसकी, कितने बड़े लीडर बनो जाओ, इस बार पता लगेगा। इन्हें लीडर्स जनता है, फिलहाल लीडरशिप जनता के हाथ में है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। ये अपने बाप की जागीर समझ रहे इसे। ये जागीर नहीं है, इनके बाप की बपोदी नहीं है ये सीट, यह सबकी सीट है, जनता की सीट है। और जनता से अपना करतार सिंह बढ़ाना जी इस बार जनता लेकर आ रही, खुद जनता विधायक रहेगी। आप इनके गढ़ में कह के खड़े होके बोल रहे हैं ये बात? जी गढ़ है भाई साहब इनका, लेकिन मेरा भी तो गढ़ है, मैं भी तो यहीं का ही हूँ। मैं कौन सा कमजोर हूँ? मुँह पर, मैं तो मुँह पर सामने वाला बोलने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, और रही बात उसकी, इस बार जनता ने मन बना लिया है और विकास भी है। किसी भी गांव में यहाँ सड़क नहीं है, सड़क के भी विकास भी ख़त्म है, सड़कें भी ख़त्म है। किसी गांव में कोई नाली नाला कुछ बना ही नहीं, कुछ काम होया ही नहीं, तो राजस्थान पड़े रहे यहाँ से जाए हुए, यहाँ रहते भी नहीं। अच्छा, ये विधायक बनने के बाद यहाँ से राजस्थान रहते हैं। और वही बात है, पहले पिताजी रह लिए, आगे जब लड़के ने पर्चा भर दिया, चलो मैं कहता नहीं ऐसी घटना थी वो, खैर मैं उसमें दुख व्यतीत, भाई अपना दुख एक उन्हें मेरी इस बात को है। अब लड़के ने पर्चा भर कर बैठ के, कोई बाप की पपोदी है क्या किसी की? लोकतांत्रिक लड़ाई है साहब। ठीक है, ये बसपा का एंगल भी तो एक महत्वपूर्ण है। बसपा की अगर बात की जाए, बहन मायावती के लिए, एक बहन मायावती को भी आप नहीं सोचते कि उनको थोड़ा डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, चाहे बाकी पार्टीज की बात की जाए, क्योंकि उनका उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग होल्ड था, दलितों की राजनीति में बहुत स्ट्रांग होल्ड था उनका, वो महत्वपूर्ण, उनकी जो रोल हमेशा से उनका जो रहा है, उसको डाउन करने का प्रयास नहीं देखा जा सकता यहाँ पर जब काजी किया जाता है। देखिए, मायावती का रोल यूपी में बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी विकास किया है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी बनी है कि जो मोमडन्स हैं उसके साथ में एससी जुड़ा है और वो चाहते हैं कि मायावती अब शायद कुछ नहीं कर पाएगी और कांग्रेस का साथ दें। लेकिन उसके साथ साथ जो बीजेपी ने कार्य किए हैं, फ्री राशन, फ्री मकान, सारा कुछ फ्री है, उस चीज़ का फ़ायदा बीजेपी को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आगे अभी जनता इस बारे में सोच रही है और जनता का विचार है कि कुछ बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, जनता को संदेश अगर देना चाहें आप में से कोई भी और एक पार्टी की तरफ से, फटाफट अपना संदेश अपने नाम के साथ वो ज़रूर दे दें। देखिएगा, मैं अपील करना चाहता हूँ मंगलौर की जनता के साथ, डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनना चाहिए,
क्षेत्र का विकास है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। हम लोग मंगलौर बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। डेवलपमेंट चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। ट्रिपल इंजन की सरकार अगर होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि आपकी चीज़ों को, आपकी ज़रूरतों को सरकार के समक्ष मजबूती के साथ उठाना चाहेगा, निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा। सरकारें चाहती हैं विकास करना, लेकिन डिमांड देने का काम वो स्थानीय प्रतिनिधि का होता है। जनता का विधायक चुन करके जाता है, वो राज्य सरकार के और क्षेत्र के बीच में धुरी का काम करता है। तो जितना मजबूती से वो अपनी बातें रखेंगे, जितना प्रयास वो डेवलपमेंट का करेंगे, जितना योजनाओं को लाभान्वित करने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इसी फंडे पर काम इस बार करने जा रही है, वोट करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल। और कल हम जब यहाँ पर आए थे तो हम काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, आप लोगों को पता हो ना पता हो हम बताएं आपको। तो हम वहाँ गए थे, हमने एक सवाल ही जब पूछा होगा, एक सवाल ही उनसे पूछा होगा कि भाई राहुल गांधी ने जो संसद में एक बात कही थी कि जो हिंदू है वो हिंसक होता है, हिंदू हिंसक। बाद में उन्होंने भाजपा पर उसको डालने की बात की, लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से विरोध किया गया कि आपको हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों करना था। उस मुद्दे पर एक वो छोटा सा हमने खाली प्रश्न पूछा था, आराम से बात भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कार्यकर्ता भड़क गए, हमसे धक्का मुक्की की गई, हमें बोला गया आप यहाँ से निकल जाइए, आप ये हैं, आप बायस्ड मीडिया, वो मीडिया है। हमने कोई भी ऐसा प्रश्न ना आपके सामने रखा ना उनके सामने रखा, हमने जनता के मुद्दे, हमने मंगलौर के मुद्दे उनके साथ रखे। आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता भी अब खतरे में, अगर ऐसे सवाल भी पूछना पाए पत्रकार? सुदर्शन न्यूज एक नेशनल चैनल है, इसका सब लोग सम्मान करते हैं, पूरा भारतवर्ष सम्मान करता है। और मैंने आपकी वो बाइट देखी इसमें, जिसमें वो भाग गया था, ये कहीं ना कहीं आप लोगों से डर के भाग गया और ये मुद्दों से भागता है, इसका यही शुरू से रहा है। आए नहीं थे पहले तो, अजी पहला आते थे प्रेस, खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और खुद ही भाग गए। क्यों? केवल जनता ने मुद्दे पूछे अपने, मतलब पत्रकारों ने मुद्दे। ये पत्रकार का सम्मान नहीं करता, लोगों का सम्मान नहीं करता, लीडर का सम्मान नहीं करता, आम कार्यकर्ता का या आम किसान का या आम युवा का या आम सामान्य महिला का, किसका सम्मान करेगा ये लोग? ये किसी का सम्मान नहीं कर सकता। आप लोग ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट्स, मैं भी आपके चैनल को काफ़ी देखता हूँ, आप नेशनल चैनल है, आप लोगों का सम्मान तो वैसे भी बनता है, खुद से बनता है। और जो नेता भागता हो खुद से ही अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो आप समझ सको कि उस नेता को कितना क्या है क्या नहीं है, बस ज़्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। घोटाला भी किया हुआ, छात्रवृत्ति घोटाले के बारे में आप बोलना चाहेंगे? एक बार छात्रवृत्ति घोटाले के बारे में जरा विस्तार से समझाइए। जो हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी है काजी, तो उसके भाई ने छात्रवृत्ति घोटाला बहुत तगड़ा किया, जिसमें वो काफ़ी दिन तक जेल में रहा और बहुत दिन बाद जमानत हुई। इसलिए ये तो छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, कहते हैं छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसे झूठ बोलते हैं। और क्या नाम, इन्होंने छात्रवृत्ति घोटाला किया, आप तो देख रहे हैं। जो छात्रवृत्ति घोटाले में गए सब जेल गए, काफ़ी आदमी जेल गए। और ये पूरे घोटाले करते हैं। यहाँ पे जो योजना सरकार से मिलती है उसको लगाते ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तक सीमित रखते हैं। और यहाँ हिंदू और मुस्लिम करके वोट लेते हैं। लेकिन अब की बार हिंदू यहाँ पर जाग रहा है, और कुछ जो हमारे एससी भाई में भी हमारे साथ हैं, अंतिम संदेश पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। अंतिम संदेश बस जो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ राहुल गांधी को, मतलब जो ये बात है संसद की, तो पागल 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 और पप्पू पागल, तो ये शब्द बहुत बड़ा है, सटीक बैठ गया। जो हिंदुओं के लिए बोल रहा, ऐसा थोड़ा ही है। हिंदू तो उसके लिए कल को तो उसका धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हम हरिद्वार में करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ हो रहा है। हाँ हो रहा है, इसका पुतला फूंकेंगे। ये सारे हिंदू समाज को 140 करोड़ लोगों की जन भावनाओं से, ये लोकतंत्र की हत्या ही तो है। जो धार्मिक मुद्दे लोकसभा की संसद में अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने की चीज है, तो जीत साडी पक्की, ऐलान होना बाकी है। चलिए, इस बार करतार बढ़ाना चाहिए। बहुत एक अंत में कुछ शब्द आप कहना चाहें? इसको समय भी इसका हो गया, आप कुछ कहना चाहें? पूर्व सैनिक। हाँ, तो हम लोग तो देश हित में काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी भी देश हित में काम कर रही है। इसलिए इस बार यहाँ की जनता ने चुनाव को माहौल बदल दिया है और करतार सिंह भड़ाना को जिताने का प्रण ले लिया है। इस बार करतार सिंह भड़ाना यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहेंगे। और पूर्व सैनिकों के साथ एक बार जैसे बॉर्डर पर जय हिंद का एक बार जोर से 1 2 3 पर जय हिंद, 1 2 3 जय हिंद, 1 2 3 जय हिंद। चलिए, भारत माता की जय। तो मंगलौर में ये थी हमारी चौपाल, जहां पर हमने युवाओं के मुद्दे पूछे, जनता के मुद्दे पूछे, करप्शन का मुद्दा हमने उठाया, हमने कांग्रेस के बारे में पूछा, बसपा के बारे में पूछा, और भाजपा से भी सीधे सवाल हमने पूछे कि अगर आप जीतने के दावा करते हैं तो आप जीतेंगे कैसे। और
सफल रहा हमारा चौपाल और जनता का मुद्दा, जनता की आवाज़ हमने उठाई है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नया मुद्दा उठाएंगे। कैमरामैन चंदन के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। हमारी और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।